Good morning, all my dear students. This is Abhishek Singh, and today we are going to start a very important topic that is Grignard reagent. Yes, Grignard reagent. वैसे तो Grignard reagent अपने आप में ही एक अध्याय के समान है, एक चैप्टर के समान है, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स का जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे अल्कोहल फेनॉल ईथर हो गया, या फिर यदि हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर एमाइंस की यदि हम बात करें, तो इन सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं जो अल्काइल ग्रिग्नाल रिएजेंट है उसके रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो उन चैप्टर्स के लोड को भी थोड़ा कम करने के लिए ग्रिग्नाल रिएजेंट्स के जितने भी रिएक्शंस उसमें मिलते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरह मिले, या फिर एसिड बेस रिएक्शन को मिले, या फिर SnAe मिले, या फिर SN2 मिले, उन सारे रिएक्शंस को एक जगह हम एकत्रित करते हैं और एक नए टॉपिक का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट में आपको उसके बारे में बता दूं कि बहुत ज्यादा फेवरेट रिएजेंट के तौर पर आता है IIT और मेडिकल के जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका, क्योंकि हर एक वर्ष देखा गया है कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को देखने से पहले हम एक चीज देखते हैं, एक टर्म देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। दैट इज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो भाई ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हम किसको कहते हैं? तो ध्यान से समझेंगे, वैसा कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा कार्बन से। जी हाँ, यदि किसी भी कंपाउंड में मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन से, तो हम कहेंगे उसको कि ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। नाम से ही पता चल रहा, ऑर्गेनो, ऑर्गेनिक एंड मेटेलिक, मेटल शब्द जो है इसमें जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? द कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which metal is directly bonded with, yes, carbon atom is called organometallic compound। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल RLI, तो जाहिर सी बात है इस पे क्या रहेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं, तो इस पे डेवलप होगा डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव। बहुत ज्यादा डेल्टा निगेटिव का डेंसिटी यहाँ पे होगा और बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे होंगे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइल लिथियम। क्या नाम होगा? अल्काइल लिथियम। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? RNA, ये भी तो है, मेटल जो है वो डायरेक्टली अटैच है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कार्बन, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और इसको क्या कहेंगे? अल्काइल सोडियम। उसी तरीके से R2Zn, दैट इज कॉल्ड डाई अल्काइल जिंक, डाई अल्काइल जिंक। और R2Zn जो है उसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी कहते हैं, इसको इस नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? फ्रैंकलैंड रिएजेंट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और जब हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें इसका इस्तेमाल भी हुआ था, याद होगा आपको। उसके बाद देखें R2CuLi, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। आ रहा बात समझ में? और इसको याद होगा आपको, क्या नाम है और इसका? एक रिएजेंट के भी नाम से हम लोग जानते हैं, यस, दैट इज कॉल्ड
कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में हम लोग पढ़े हैं, जिसका नाम है गिलमन्स रिएजेंट। यस, क्या नाम है इसका? गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट। और जो अपना मुख्य जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज RMGX। यही है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें R पे क्या रहेगा? डेल्टा निगेटिव, और Mg पे क्या रहेगा? डेल्टा पॉजिटिव। और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसका प्रॉपर्टी जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एज वेल एज बेस की तरह भी काम करता है। उसके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे। पहले इसको लिखें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? वैसा कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल जो है वो डायरेक्टली अटैच रहेगा किससे? कार्बन से, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, जिसमें मुख्य तौर पर जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है RMGX, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड reagent, that is RMGX, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे जो R है उस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, और Mg जो कि मेटल है, मैग्नीशियम भी है, विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, दैट्स व्हाई डेवलप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यदि हम इस चीज को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे तो कार्बन रहेगा, और कार्बन और किसके बीच का बॉन्ड है? मेटल के बीच का बॉन्ड है। आ रहा बात समझ में? तो इस पे जाहिर सी बात है डेल्टा नेगेटिव, और इस पे जाहिर सी बात है डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है? तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किधर की ओर जाएगा? जाहिर सी बात है कार्बन की तरफ। कार्बन की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो अपने को देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? कार्बन पे क्या गया है? निगेटिव, और ये इसके बॉन्ड, और साथ ही साथ आपका कौन अलग हो गया है? मेटल प्लस मेटल पॉजिटिव के साथ। क्लियर है? अब ये जो इस पे निगेटिव आया है, ये जो इस पे निगेटिव आया है, यदि हम मान लें, यदि हम इसको ऐसे कंसीडर करें कि ये C इस पे छोटा छोटा कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप है, जैसे मान लेते हैं ये R है, H है, D है। याद है आपको, आप नाइट्रोजन फ्लिपिंग पढ़े थे, नाइट्रोजन फ्लिपिंग, यस, फ्लिप कर जाता है जस्ट अपोजिट। तो यदि हम इसको इस तरीके से कंसीडर करते हैं, और ये जो निगेटिव आया है जो एक तरह से लोन पेयर के ही भांति है, ठीक है, निगेटिव, और यहाँ पे हम लेते हैं R, H और D, R, H और D, तो ये फ्लिप भी कर सकता है, और फ्लिप करने के बाद जो आपके सामने आएगा वो आएगा C ऐसा, ठीक है, ये R ऊपर, R, H और D, और चूंकि पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, और क्या हो रहा है? ये फ्लिप कर रहा है। तो जो आगे जो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, आगे जो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा इस पे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आगे जो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो हो सकता है ये ऐसे भी जाए, या हो सकता है ये कैसे जाए? घूम करके ऊपर से, ठीक है, कैसे जाए? घूम करके ऊपर से, यानी कि नीचे से भी और ऊपर से भी जा सकता है। यानी कि जाहिर सी बात है जो बनेगा वो क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। यस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखेंगे यदि स्मॉल स्मॉल ग्रुप कोई रहेगा HD इस तरह का, तब यदि बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, तो फ्लिपिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, तकरीबन न के बराबर। और ये कुछ ही कंपाउंड्स में देखा गया है, कुछ ही स्पीसी में देखा गया जो कि काफी स्मॉल इन साइज हैं। तो देखेंगे इसको। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे जो अपना निगेटिव बना है, जो अपना निगेटिव लेकर के अलग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड R माइनस, दैट इज कॉल्ड क्या? हम बात करें R माइनस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये R माइनस।
तो ये R माइनस जो होगा वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या फिर आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। जाहिर सी बात है कि यदि ये आर माइनस यही है ना, आर माइनस, हम इसको बेस कब कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, यदि ये आर माइनस, बेस कब कहेंगे, आर माइनस का अटैक H प्लस पे, किस पे अटैक, H प्लस पे, यदि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की बात ही ये काम करेगा। लेकिन यही आर माइनस यदि किस पे आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी पे, यदि वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। भाई साहब आप इस्तेमाल हो रहे हैं, आपका वही आपका क्या है, यूज हो रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे ये बात जानना काफी जरूरी है कि जो RMGX जो होगा, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है यहाँ पे, खास करके RMGX का जो R है उस पे काफी भारी मात्रा में डेल्टा निगेटिव है, बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज है, क्योंकि बगल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से जुड़ा हुआ है। और जब वो अलग होगा R माइनस लेकर के, C माइनस लेकर के, तो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, यस ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। तब ये जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, दोनों की तरह यदि ये एक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन देखने को अपने को मिलेगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 याद आ रहा आपको, उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग, E2 याद आ रहा आपको, यस एसिड बेस रिएक्शन, यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है। एलिमिनेशन तो बोल ही रहे, SNAE भी हो सकता है। तो आइए कुछ और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो R माइनस होगा उसके बारे में। कॉपी करें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि R माइनस यानी कि Grignard reagent act as strong nucleophile as well as strong base। क्या हम लिखें कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आ रहा है आपको। यदि हम थोड़ा R माइनस की रिएक्टिविटी की यदि हम देखें, क्योंकि R माइनस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिल सकते हैं, जैसे समझते हैं इसको, किसकी, R माइनस की। तो जैसे अपने पास मान लेते हैं कि CH3 CH2 और ये माइनस अपने को मिला, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के साथ था, बाहर जब हुआ तो माइनस ऐसा मिला। और क्या हो सकता है, CH3 माइनस, और कैसा मिल सकता है, कैसा मिल सकता है सोचिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, यस कैसा मिल सकता है, CH2 ये ऐसा, ठीक है, कैसा मिल सकता है, और CH2 नेगेटिव ऐसा कैसा मिल सकता है, और ऐसा, ठीक है, और ऐसा भी मिल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इस तरीके से मिल सकते हैं। तो रिएक्टिविटी की यदि हम बात करें तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है, ये वाले जो पार्ट हैं वो बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होंगे। क्यों, क्योंकि इसके निगेटिव को कोई भी किसी भी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, चाहे वो -I की बात करें, चाहे वो रेजोनेंस में बात करें निगेटिव चार्ज, या फिर हम एरोमेटिक कंडीशंस की बात करें ना, तो ये तीनों में से कोई यहाँ पे नहीं मौजूद है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कह सकते हैं ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ये। क्योंकि यहाँ पे देखें तो CH3 क्या शो करता है, +I, तो जाहिर सी बात है +I इस नेगेटिव चार्ज के डेंसिटी को और बढ़ा देगा और इनहांस कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव। एंड इन दिस
टाइप ऑफ एग्जांपल्स जैसे एलाइलिक कार्बेनायन, यस। तो ये वाला जो निगेटिव है वो इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहां भी यदि हम देखेंगे तो ये यहां भी क्या होता है, रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो इस तरीके का जो होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू ये। यदि हम बात करें, ये वाला भी क्या है आपका sp2 है, ये भी क्या है sp2, इसको और ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी क्या है sp2 और ये भी क्या है sp2। हाँ भाई sp2 है। नेगेटिव चार्ज अभी हम बताएं वहां पे कि जो बाहर निकल रहा है नेगेटिव वाला sp3, बट व्हेन नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp2, यस। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, डीलोकलाइज्ड के बारे में बात नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो निगेटिव है वो डीलोकलाइज्ड निगेटिव है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई हियर हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट sp3, व्हाट क्या होगा sp2, यस sp2, ये भी sp2 और यहाँ वाला क्या होगा sp3। तो जाहिर सी बात है एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें 25% या 33.33%। केमिकल बॉन्डिंग में ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव विल बी मोर स्टेबल। ये भी हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज यदि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे है तो वो क्या कहलाएगा, स्टेबल, दैट्स व्हाई एयर नेगेटिव इज स्टेबल और इसकी रिएक्टिविटी कम होगी इससे। इसकी यदि हम बात करें, इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो निगेटिव है वो तो sp2 है ही, sp2 है ही, और साथ ही साथ देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है एरोमेटिक, जिसके कारण ये क्या हो जा रहा है एरोमेटिक, और एरोमेटिक को ये गेन कर रहा है, एरोमेसिटी को ये गेन कर रहा है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी को गेन कर रहा है, जिसके कारण इसमें से भारी मात्रा में एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा और इसकी रिएक्टिविटी हम बात करेंगे तो वो काफी कम हो जाएगी। और ये आपका क्या हो रहा है एंटी एरोमेटिक, जो कि कह सकते हैं बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो बहुत ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल टाइप का बनेगा। तो ये थोड़ी सी हम बात की एक्टिविटी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इतना बात हो गया अपना, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। अल्काइल हैलाइड इतना पढ़ चुके हैं कि अभी भी अल्काइल हैलाइड ही है होठ पर। प्रिपरेशन ऑफ RMGX लिख देते हैं। तो इसका दो तीन मैकेनिज्म देखने को आपको मिलता है, लेकिन आई थिंक जो अप्रोप्रिएट जो है वही हम आपके सामने बता रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के भी नाम से जानते हैं। खैर देखते हैं उसको, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, ACT भी कहते हैं हम लोग। तो हम क्या लिख रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, क्लियर है। इसमें मतलब कि हो क्या रहा है, RMGX कैसे बना, तो जैसे कि ये CH3 CH2 और ये Br किसके द्वारा हो रहा है, Mg और ड्राई ईथर, या हम लिख देते हैं Et2O, और ये कैसा रहेगा ड्राई, कैसा रहेगा ड्राई। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि हम ड्राई ले रहे हैं, और क्या मुख्य बातें हैं इसका, आखिर क्या रोल है। सॉल्वेंट जो हम ले रहे हैं Et2O ले रहे हैं, पोलर अप्रोटिक ले रहे हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या रीजन है, उस चीज को भी हम समझेंगे। तो Mg जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या करता है पेनिट्रेट, और जिससे बनता है CH3 CH2 Mg और ये Br, दैट इज ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। लेकिन किस तरीके से इसका मैकेनिज्म हो रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पे। पहले तो Mg जो है वो होता है Mg प्लस
तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट इसके वैलेंस शेल में, तो क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर। उसके बाद ये जो C2H CH3 CH2 और ये जो Br है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आने के बाद इसका पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल, साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, ये Br माइनस, और खास बात ये है, ये जो है वो sp2 है, sp2 है, यस ये कैसा है, sp2। तो अब जो mg जो आएगा वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी। बात समझ में आ रहा है, कैसा आ सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यदि कायरल सेंटर बनने की चांसेस आएंगे तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ये पहले ही हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं। sp2, तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, CH3 ये CH2 फ्री रेडिकल प्लस Mg ये प्लस, और ये फ्री रेडिकल जो था, और साथ ही साथ रहेगा Br माइनस, और ये बनेगा क्या, CH3 CH2 Mg और ये Br माइनस, और Mg पे क्या रहेगा, प्लस। और बात समझ में आया, यदि sp2 है तो Mg ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी, क्लियर है, रेसिमिक बनने के चांसेस होंगे, एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा। और कि ये जो है CH3 CH2 ऐसा लिख देते हैं, R Mg निगेटिव, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको कि इसके बीच का जो बॉन्ड है वो हाईली आयोनिक है, हाईली क्या है, आयोनिक, यस आयोनिक, नजर आ रहा है आपको, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है। लेकिन R और Mg के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, पार्शियल आयोनिक एंड पार्शियल कोवेलेंट। कैसा होता है, पार्शियल आयोनिक पार्शियल कोवेलेंट, क्यों, कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका काफी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, इसके कारण से, क्लियर है। तो इसी के कारण यहाँ पे हम डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव की भी बात करेंगे, और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो काफी ज्यादा, और बाकी की बातें तो कर चुके हैं हम, यार माइनस लेकर के यदि निकलता है इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस की तरह एक्ट करेगा, और इसके कई टाइप्स के रिएक्शन भी देखने को अपने को मिलेंगे। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ RMGX। तो उतारे, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेंगे ये ड्राई ईथर के बारे में, ठीक है। उतारे, हो गया। एक बस देख लेते हैं तुरंत छोटा सा, जो अभी हम बोले कि फ्री रेडिकल बन रहा है, Mg जो आएगा वो sp2 है तो ऊपर से भी और नीचे से भी, जैसे कि जैसे H C2H5 CH3, और ये मान लेते हैं Br है, इसका रिएक्शन Mg और ड्राई ईथर भी लिखेगा Et2O, ड्राई ईथर या Et2O भी लिखे, वही चीज है। यहाँ क्या बनेगा, एक तो बनेगा C2H5 क्या CH3 H और MgBr, ठीक है। साथ ही साथ क्या बन सकता है, C2H5 CH3 और ये MgBr और ये H, और ये आपस में क्या नजर आ रहे हैं, मिरर इमेज, यानी कि ये क्या हो गए, एनहांसियोमर्स, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर, देख लेंगे इसको, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, और जो कुछ है मिटा दे इसको। अब हम जानेंगे रोल ऑफ सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, रोल ऑफ सॉल्वेंट। तो समझेंगे इस चीज को, बेसिकली ध्यान से देखेंगे क्या है रोल ऑफ सॉल्वेंट। और रोल ऑफ सॉल्वेंट में हम किसको लिए हैं, किसको लिए हैं, E2O, और वो भी क्या है, ड्राई, वो भी क्या है, ड्राई। तो समझेंगे होता क्या है। बेसिकली अपने को पता है कि आरएमजीएक्स जो है वो रिएक्टिव भी होगा, क्योंकि आर पे क्या है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो इजिली जो है वो बाहर निकल करके एसिड बेस रिएक्शन भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, एलिमिनेशन भी दे सकता है, SNAE टाइप भी दे सकते हैं। तो उसको किस तरीके से बचाए रखें, क्योंकि रिएक्टिव है तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एसिड बेस क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड के साथ भी तुरंत रिएक्ट कर देगा। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ तुरंत रिएक्शन हो जाता है। तो अब मान लेते हैं आरएमजीएक्स मॉइस्चर के प्रेजेंस में आ जाए, वाटर के प्रेजेंस में आ जाए, तब तो तुरंत वो एसिड बेस रिएक्शन कर देगा फटाक से। तो उसको कैसे बचा के रखा जाए मॉइस्चर से, इवन O2 से, ऑक्सीजन से, वाटर से, एटमॉस्फेरिक एयर से, इसीलिए सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। और एक खास बात कि रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता है इसमें, जो आरएमजीएक्स है वो टूट करके फिर से जो अपने पुराने वाले स्वरूप में आ सकते हैं, तो उसको बचाने के लिए भी हम सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे कैसे, जैसे मान लेते हैं यही है आपका कंटेनर, जिसमें आपका क्या है, RMGX, क्या है, RMGX डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और साथ में हम क्या रखे हैं, E2O, और वो भी कैसा है, ड्राई, इसलिए ड्राई रखा गया, इसमें खुद कोई वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं, ड्राई एकदम, ठीक है। अब बेसिकली E2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेस बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, अप्रोक्स 32 डिग्री सी, बात समझ में आया, सॉरी 35 डिग्री सी, क्लियर है, 35 डिग्री सी अप्रोक्स होता है, जिसके कारण ये आसानी से इसमें तो रहता ही है। और यदि थोड़ा बहुत ये वेपर के भी फॉर्म में रहेगा तो क्या करेगा, वेपर के भी फॉर्म में रहेगा तो ये पूरा कंटेनर के अंदर, यानी कि यहां भी E2O और यहां भी E2O, दोनों जगह क्या है, E2O। इसके कारण ये RMGX किसी भी तरीके से ना तो ऊपरी लेयर जो है उसका O2 से रिएक्ट कर पाता है, एटमॉस्फेरिक एयर से, वाटर मॉलिक्यूल से, मॉइस्चर से, किसी भी से ये रिएक्ट नहीं कर पाता है। और इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, E2O एज अ ड्राई ईथर, एज अ सॉल्वेंट के रूप में, ताकि इसको किसी दूसरे से अनवांटेड कंपाउंड से क्या रिएक्ट होने से बचा सके, तभी तो हम इसको फर्दर मन चाहे हम रिएक्शन में इसको ले सकते हैं। बात समझ में आया, यानी कि हम क्या लिखेंगे, कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ड्राई ईथर वी यूज E2O, या लिख देते हैं ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं लेस बॉइलिंग पॉइंट विच, ये क्या करेगा, जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है, विच डू नॉट इंटरेक्ट विच हेल्प, ऐसा लिख देते हैं, which avoid the interaction between RMGX and atmospheric air, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर, वाटर, O2। पहली बात तो ये चीज आ गई सामने कि ऐसा होता है। दूसरी बात
कि RMgx क्या बोले, R, ये Mg और ये X, जिसपे क्या रहता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का चार्ज काफी ज्यादा रहता है। तो ये पॉजिटिव का चार्ज कहीं RMgx को दोबारा वापस, मतलब कि जो पहले वाले स्वरूप में था उसमें ना भेज दे, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन ना हो जाए, RMgx बरकरार रहे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ईथर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो कि क्या करेगा, प्रोटिक लेते तो H प्लस जो है फिर वही इसके साथ निगेटिव वाले के साथ, तो हम क्या ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम, खास बात। तो ये जो O ET ET लोन पेयर, ये क्या करता है, इसका लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करता है, और कोऑर्डिनेट करके जो पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करता है, सॉल्वेट करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है, जिसके कारण ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, ये भी एक रीजन है। बात समझ में आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दे, फिर हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ ईथर कोऑर्डिनेट Mg एंड, ठीक है, सॉल्वेट RMgx, ठीक है, विच स्टेबलाइज द मैग्नीशियम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीशियम, ऐसा भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं आराम से। तो ये रीजन है रोल ऑफ सॉल्वेंट, क्या कि हम क्या ले रहे हैं, ड्राई ईथर। और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम करेंगे अभी, जैसे कि मिटा दे इसको, ओके। जैसे कि हम क्या ले रहे हैं, ईथर ET2, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम क्या लिखे, 35 डिग्री C। और हम चाहें तो ये भी ले सकते हैं, डाइऑक्सीरेन, ठीक, इसका हो जाता है आपका 38 डिग्री C। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। और इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, अप्रॉक्स 65 डिग्री C, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो पिरिडीन भी ले सकते हैं, पिरिडीन दैट इज 78 डिग्री C के अप्रॉक्स होता है। तो ये सारे जो हम सॉल्वेंट के तौर पे ले सकते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे हम कौन सा लेते हैं, ET2O, ड्राई ईथर। क्लियर है, सारा ड्राई में ही रहेगा। उतारे, कॉपी करें, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। THF का 62 कर दीजिएगा, मिटा दें। अब जैसे मान लेते हैं ये हम ले रहे हैं Cl, और इसका रिएक्शन हम Mg, थोड़ा सा हीट, और हम ले रहे हैं THF। अब बात ये है कि हम चाहे तो यहाँ पे ड्राई ईथर भी ले सकते हैं, THF लेना पड़ रहा है, उसके पीछे रीजन है कि इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ क्लोरीन इज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में है क्या, यस, रेजोनेंस में है। अब रेजोनेंस में है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, जिसके कारण इस क्लोरीन और इस वाले जो बेंजीन रिंग है उसमें पार्शियली क्या बन जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और पार्शियली जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो वो उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट, थोड़ा सा माइल्ड हीट का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा हीट का जरूरत पड़ेगा। और कहीं वो हीट जो ET2O है, जो ET2O है जिसका बॉइलिंग पॉइंट केवल और केवल काफी कम था, दैट इज 35 डिग्री C, कहीं उसको इवापोरेट ना कर दे। और यदि वो इवापोरेट हो जाएगा तो जो RMgx बनेगा वो तो फिर रिएक्ट करने लगेगा अनवांटेड जो मटेरियल रहेगा अपना। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम THF ले रहे हैं,
जो यहाँ पे माइल्ड हीट जो हम कर रहे हैं, जो थोड़ा सा हीट हम जो दे रहे हैं, उस हीट से इसको कोई भी तरह का असर ना पड़े और जो बॉन्ड भी टूट जाए और RMGX जो बन रहा है वो भी अपना सही सलामत बना रहे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए? यस, अराइल हैलाइड के लिए। अराइल हैलाइड के केस में इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। रीजन बता दिए हम। तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा ये Mg और Br, सॉरी Mg और Cl, ये बनेगा। क्लियर है? आ रहा बात समझ में? उसी तरीके से यदि यहाँ पे क्या रहे, Br रहे, तो क्या लेना पड़ेगा? Mg थोड़ा सा हीट और THF, और ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा Mg और Br। ठीक है? उसी प्रकार से यदि हम ये अपना ऐसा रहे, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की जरूरत नहीं, केवल हम Mg और ड्राई ईथर भी लिख दें तो काम अपना बन जाएगा। क्या बनेगा? ये MgCl RMGX बन गया। बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, यदि हम ऐसा ले तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl Br लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं 14। बड़ा मजेदार चीज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये Mg और ये क्या हो जाएगा? ड्राई ईथर हम लिख दे रहे हैं, Mg ड्राई ईथर। ठीक है, अब बात ऐसा है कि जैसे ही ये फ्री रेडिकल बनेगा, प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? और ये CH2 और ये साथ ही साथ क्या आ जाएगा? MgBr। क्लियर है? क्या हो जाएगा? MgBr। उसके बाद ये 14 और एक प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और ये रहेगा आपका MgBr, और यहाँ पे क्या रहेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये रहेगा 14। इस तरीके से देख रहे हैं? नजर आ रहा है क्या? तो हुआ क्या होगा कि जैसे ही Br बाहर निकला होगा, बना होगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, और यदि इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन हुआ होगा तो बनेगा ये, और यही इसका यदि हम क्या कर दे, रेजोनेंस में ले जाए, होमोलाइसिस होगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, जिससे कौन सा? ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। आ रहा बात समझ में? नोट करें, नोट करें। क्लियर है? CH2 Br Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर क्या बन जाएगा? एकदम सही सोच रहे हैं, CH2 MgBr। क्लियर है? अच्छा, एक इस पे ध्यान देंगे, ये भी था आपका इंपॉर्टेंट टाइप, इस पे ध्यान देंगे। क्या ये रहेगा? Br ऐसा, अभी ये ध्यान देने वाला है, Mg ड्राई ईथर, यहाँ प्रोडक्ट जो बनता है ना वो बनेगा ये बेंजीन। अब यहाँ ग्रिग्नाल्ड क्यों नहीं बना भाई साहब? यहाँ ग्रिग्नाल्ड क्यों नहीं बना? तो इसके बारे में यदि हम बात करेंगे, तो जब ये फ्री रेडिकल बनता है ना, ये ऐसा, यहाँ भी और यहाँ भी, तब क्या हो जाएगा? यस, रेजोनेंस में ये बॉन्ड टूटेगा होमोलाइसिस होकर के, और ये यहाँ और ये यहाँ, और ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल बॉन्ड, और ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल बॉन्ड, जिससे क्या बन जाता है? जिससे बेंजीन का निर्माण होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? लिखें। तो ये हमने प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नाल्ड रीजेंट को देखा, बड़ा अच्छा से नोट करें। और इस चैप्टर में हम जितने भी चैप्टर्स अपने को पढ़ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्कोहल हो गया, फेनॉल हो गया, ठीक है, या फिर हम क्या बोलेंगे, ईस्टर हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड हो गया, या फिर हम बात करें
कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, सारे के रिएक्शंस हम देख डालेंगे इस कार्बोनिल इस ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट वाला चैप्टर में। तो अब हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। अब इसमें क्या है, तो जैसे कि ये RMGX है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यही अपना ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी है और एज अ बेस भी है, पहले ही बात कर चुके हैं, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी है और एज अ बेस भी है। तो कई तरह के रिएक्शन होंगे। यदि यदि इसको क्या मिल जाएगा, एसिड, यानी कि ये एसिडिक H, तो इसके साथ रिएक्ट करके कौन सा रिएक्शन ये दे देगा, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। यदि इसी को क्या मिल जाए इस तरीके से, RC डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड वाला पार्ट, कीटोन वाला पार्ट, तो ये वाला एज अ कैसे काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। आ रहा है बात समझ में, एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये कौन सा रिएक्शन देगा, जाके अटैक किस पे करेगा, इस C पे, डेल्टा पॉजिटिव पे। क्लियर है, डेल्टा पॉजिटिव पे जाएगा और ये कौन सा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यदि क्या मिल जाए, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ कोई लिविंग ग्रुप मिल जाए, तो कौन सा रिएक्शन ये दे देगा, अटैक तो यहीं पे होगा। ठीक है, अटैक तो यहीं पे देगा, NU का अटैक यहीं पे, और लीव भी करेगा, क्या मिलेगा, SNAE। ठीक है, कहीं यहाँ पे यदि मिल जाए CH3 और ये लिविंग ग्रुप एकदम छोटा सा कोई ग्रुप मिल जाए, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ फिर काम कर देगा और कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, SN2। ठीक है, CH3L, और ये क्या दे देगा, SN2 रिएक्शन टाइप दे देगा। इसी में यदि इसको क्या मिल जाए, CH3C, CH3 और ये Br, 3 डिग्री RX स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या बन जा रहा है ये, यस, एलिमिनेशन, E2 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, E2। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से यह काम कर रहा है। एसिड बेस रिएक्शन भी आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी मिलेगा, एलिमिनेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ SN2 भी मिल सकता है। तो इसीलिए ये ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट जो है वो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आया। तो आज यहाँ तक हम लोग देखें कि ये किससे किससे रिएक्ट करता है। अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड बेस का जो इसका रिएक्टिविटी होगा, किस तरीके से एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे देगा, E2 की बात कर लेंगे, SN2 थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, SNAE जो है इसमें वो चीज हम लोग देखेंगे विस्तार से, और कुछ यदि एक्सेप्शन केस आता है उसको भी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आज सिखाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो हम अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।